हेलो प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में जो धातु और अधातु की क्लास नंबर 2 देखेंगे। अब हमने इससे पहली वाली क्लास में धातु व अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ा था। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम धातु का रासायनिक गुणों में हम ऑक्सीजन से क्रिया देखेंगे, फिर धातु की पानी से क्रिया देखेंगे, फिर धातु की अम्ल से क्रिया देखेंगे, फिर हम धात्विक लवणों से क्रिया देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखें कि जब धातु होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड बनता है। धातु का क्या बनता है? ऑक्साइड। देखो, अब यदि हम दूसरा देखें कि जब धातु है वो पानी से क्रिया करती है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, अर्थात धातु पानी से क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखो, यदि धातु है वो अम्ल से क्रिया कर ले तो अम्ल से क्रिया करने के बाद में धातु लवण और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देखो, अब यदि हम धात्विक लवणों से देखें, जो धात्विक लवण है, धात्विक लवण में विस्थापन अभिक्रिया होती है और विस्थापन अभिक्रिया में सक्रियता श्रेणी की आवश्यकता होती है। अब देखो, अब हम इन एक एक अभिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि हम धातु की अम्ल से क्रिया देखें तो देखो कि जब कोई भी धातु है वो सभी धातु अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो देखो, जैसे सोडियम धातु ले लो, अब इसकी किससे क्रिया करा दो? अम्ल से क्रिया करा दो। तो अम्ल ले लो HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं तो सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके NaCl का निर्माण कर लेता है और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। यदि हम संतुलित करें तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। इसके बाद में क्लोरीन 2 हो जाती है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। अब यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अर्थात कोई भी धातु है वो अम्ल से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया देखें तो देखो कि जब कोई भी धातु है वो सभी धातु ऑक्सीजन से जब क्रिया करती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनता है। तो देखो, धातु का क्या बनेगा? ऑक्साइड। अब ये धातु का जो ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब देखो, यदि हम इसको रासायनिक अभिक्रिया देखें तो देखो, जैसे हम कॉपर धातु ले लेते हैं, इसकी किससे क्रिया करा दो? ऑक्सीजन से क्रिया करा दो। तो कॉपर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर लेते हैं और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है अर्थात जो धातु का ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यदि हम इसको संतुलित करें तो यहाँ 2 लगा दो और यहाँ भी क्या लगा दो? यहाँ कॉपर 2 है तो यहाँ भी कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा। अतः जब धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है और वो धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। परंतु कुछ धातु के ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही जो जिंक ऑक्साइड है तो जिंक अर्थात जिंक से जब ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। ये जो दोनों धातु के ऑक्साइड है ये अम्लीय और क्षारीय गुण दर्शाते हैं, अर्थात ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो ये दोनों जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं कि जो सभी धातुएं हैं वो सभी धातु ऑक्सीजन से अलग अलग प्रकार से क्रिया करती है, अर्थात अलग अलग तरीके से क्रिया करती है। जैसे हम देखें कि जो सिल्वर है, जैसे Ag है, सिल्वर है, जो सोना है और जैसे प्लेटिनम है, ये धातु कभी भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। अर्थात यदि हम तापमान को कितना भी कर दे फिर भी ये धातु कभी भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगी। यदि हम और देखें कि जो और धातु है, जैसे एक तो है सोडियम और दूसरी धातु है पोटेशियम, ये दोनों धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है और यदि हम इसको वायु में खुला छोड़ दे तो ये ऑक्सीजन से शीघ्र क्रिया कर लेती है और ये दोनों ही आग पकड़ लेती है, अर्थात ये अत्यधिक क्रियाशील होती है और
आग पकड़ने के कारण विस्फोट हो जाता है और इन दोनों धातुओं को हमें केरोसिन में रखते हैं। अब देखो, अब हम दूसरा देखें कि जब धातु है वो जल से क्रिया करती है तो किस प्रकार का पदार्थ बनता है। तो देखो, अब हम धातु की जल से अभिक्रिया देखें कि जो धातुएं होती हैं वो जल से क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, परंतु सभी धातुएं जल से क्रिया नहीं करती है। तो हम जो धातुएं जल से क्रिया करती है उसका हम अध्ययन दो प्रकार से करते हैं। तो जो पहला होता है कि जो सक्रियता श्रेणी में जो क्रियाशील धातु है, ये क्रियाशील धातु जल से किस प्रकार क्रिया करती है वो देखते हैं। अर्थात जो क्रियाशील धातु है जब ये ठंडे जल से क्रिया करती है तो ठंडे जल से क्रिया करने के बाद में इन क्रियाशील धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे हम देखें कि जो क्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है, तो जैसे सोडियम है और जैसे पोटेशियम है और कैल्शियम है, जब ये ठंडे जल से क्रिया करेंगे तो इनका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अर्थात सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। इसके बाद में पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम का क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब यदि हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया देखें तो देखो कि जो सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं, यदि इन दोनों की जल से क्रिया कराएं तो ये जो अभिक्रिया है वो अत्यंत तेज होती है और ऊष्माक्षेपी होती है। तो सबसे पहले जल से क्रिया करने पर धातु का हाइड्रोक्साइड बन गया, तो धातु का हाइड्रोक्साइड NaOH और क्या बाहर निकल गया H2 और ये ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। अब देखो, यदि इसको संतुलित करें तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है। अब एक हाइड्रोजन ज्यादा है तो सबसे पहले यहाँ कितना लगाते हैं, 2 लगाते हैं। अब संतुलित करो, यहाँ सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ 2 लगा दो। अब देखो, अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2 ये रे 2 ये 4 हो गए, तो इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा देते हैं। अब ये सारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो सोडियम और पोटेशियम के द्वारा जो ऊष्मा बाहर निकलती है, ये ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित अर्थात जला देती है। अब देखो, अब हम कैल्शियम की जल से क्रिया कराएं तो देखो कि कैल्शियम भी जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, धातु का हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया, CaOH2 और इसमें भी क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन गैस बनती है। परंतु ये अभिक्रिया धीमी होती है और धीमी होने के कारण इसमें जो ऊष्मा होती है ये ऊष्मा हाइड्रोजन को जला नहीं सकती है, अर्थात प्रज्वलित नहीं कर सकती है। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं कि जो कम क्रियाशील धातु है वो किस प्रकार अभिक्रिया करती है, कि अधिक क्रियाशील धातु तो कौन कौन सी होती है और कम क्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है। इसका अध्ययन अभी हम सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जो कम क्रियाशील धातु होती है, जैसे हम ले लेते हैं जैसे एल्यूमिनियम, एक ले लेते हैं जिंक और एक ले लेते हैं Fe, ये कम क्रियाशील धातु होती हैं। अब ये जो कम क्रियाशील धातु है जो न तो गर्म जल में भी क्रिया करती है, न ही ये ठंडे जल में भी क्रिया करती है, अर्थात ये डायरेक्ट जल से भी क्रिया नहीं करती। तो सबसे पहले हम जल को गर्म करते हैं और जल को भाप बनाते हैं। तो ये जो कम क्रियाशील धातु है ये भाप से अभिक्रिया करती है और भाप से अभिक्रिया करने के बाद में यहाँ धातु का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, यहाँ धातु का ऑक्साइड बनता है। अब देखो, अब धातु का ऑक्साइड किस प्रकार बनता है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया से समझते हैं। तो देखो, तो एल्यूमिनियम है वो जब भाप से क्रिया करती है तो भाप देखो, सबसे पहले एल्यूमिनियम तो ठोस अवस्था में होती है इसलिए यहाँ S लगा देते हैं, और जो जल होता है वो भाप रूप में होता है अतः यहाँ G लगा देते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है जब भाप से क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनेगा, अर्थात एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना दो Al2O3 और क्या बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो यहाँ S लगा दो, ये भौतिक अवस्था होती है। और जो हाइड्रोजन है गैस अवस्था में होता है तो यहाँ G लगा दो। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ क्या लगा देंगे, संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। अब देखो, अब यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब सुनो, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, यहाँ 2 है, तो इसको संतुलित करने के लिए 6 बनाने के लिए इसके आगे क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, अर्थात जो कम क्रियाशील धातु है जब ये भाप से क्रिया करेंगे तो धातु का ऑक्साइड बनता है। अब यदि हम धात्विक लवणों की अभिक्रिया पढ़े तो इससे पहले हमें सक्रियता श्रेणी का अध्ययन करते हैं। तो देखो,
श्रेणी को पढ़ें तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक होती है कि पैसों के लिए मैं आज फैशन लाया हूं, और सबसे कम सक्रियता होती है गोल्ड की, तो ये इसका ट्रिक होती है। पे यानी क्या बनता है पोटेशियम, सो से क्या बनता है सोडियम, के लिए से क्या बनता है कैल्शियम, में से क्या बनता है मैग्नीशियम, आज से तो बनता है एसिड, ऐसे तो बनता है एल्यूमिनियम, और जैसे बनता है जिंक। फैशन से भी दो बनता है, फैस से बनता है फेरस अर्थात लोहा, और से क्या बनता है टिन। लाया से क्या बनता हूं लेड, हूं से क्या बनता है हाइड्रोजन, और कम से भी दो बनता है, कैसे तो बनता है कॉपर, और में से क्या बनता है मरकरी, से क्या बनता है सिल्वर, और गोल्ड से क्या बनता है एयू। अब देखो, अब ये सक्रियता श्रेणी होती है और ये इसके ट्रिक होती है। अब सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं सक्रियता श्रेणी की क्रियाशीलता कम होती जाती है। अब देखो, यदि हम देखें कि जो पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, ये जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सोडियम इससे कम सक्रिय धातु है, कैल्शियम इससे कम सक्रिय धातु है। अब देखो, अब यदि हम धात्विक लवणों से क्रिया करें तो देखो, सबसे पहले तो धात्विक लवण है वो विस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ है कि इसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील कैसे हटाता है तो वो देखो, जैसे जैसे कैल्शियम है, अभी कैल्शियम होता है, कैल्शियम के जो नीचे होता है वो तो कम सक्रिय धातु है, और कैल्शियम के ऊपर क्या है अधिक सक्रिय धातु है। तो कैल्शियम सभी नीचे की धातु को तो हटा सकता है, परंतु कैल्शियम कभी भी ऊपर की धातु एक तो सोडियम और एक है पोटेशियम, इसको हटा नहीं सकता। जैसे देखो, जैसे हम देखें कॉपर है, अब कॉपर है, कॉपर के ऊपर की जो भी धातु है जैसे हाइड्रोजन है, लेड है, टिन है, ये सभी धातु अधिक क्रियाशील होती है, अतः कॉपर के ऊपर की धातु को तो कॉपर हटा नहीं सकता। परंतु कॉपर की जो नीचे वाली धातु है जैसे मरकरी है, जैसे एजी है, एयू है, ये कम सक्रिय धातु होती है, अतः कॉपर नीचे की धातु को तो हटा सकता है और कॉपर ऊपर की धातु को हटा नहीं सकता। जैसे हम ले, जैसे जैसे लेड है, जैसे एफी है, अब एफी है और दूसरा क्या है कॉपर है। अब जो लोहा है वो अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर नीचे है वो कम क्रियाशील धातु है। अब जो लोहा है, लोहा कॉपर को हटा देता है, परंतु कॉपर लोहे को हटा नहीं सकता, इसे ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यदि हम आगे देखें कि धात्विक लवणों में किस प्रकार विस्थापन अभिक्रिया होती है तो देखो कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को हटा देता है। तो देखो, सबसे पहले धातु का लवण बनाओ, धातु का लवण जैसे NaCl है, अब इसकी पोटेशियम से क्रिया करा दो तो ये क्या करता है, पोटेशियम इस सोडियम से अधिक क्रियाशील है, तो ये पोटेशियम क्या करता है सोडियम को हटा देता है और उसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है KCl। और क्या बाहर और किसको हटा देता है सोडियम को, तो सोडियम में हट जाता है। अर्थात जो धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, जिसके कारण धात्विक लवण में से धातु को हटा देती है और विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। आशा करता हूं कि आपको धातुओं के रासायनिक गुण आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।